बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, प्लीज़ अब मैं कल वाली बात से दोबारा थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। एक लीगल जार्गन, अच्छा मैं कुछ लीगल जार्गन वक्त के साथ साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और फिर हम साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे। सो एक लीगल जार्गन मैं शेयर करने लगा हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल कल मैंने एक बात की थी बहुत आसान सी, कि फॉर एग्जांपल सलमान ने अगर बाइक देनी है किसी को या बेच रहा है से किसी को भी, अली को से मैं बाइक सेल कर रहा हूँ और इसने मुझे इसकी पेमेंट करनी है से 50,000 रुपीज़ की। सलमान किसी भी रोल में, ऑफर के रोल में कह लो कि ऑफर कर रहा है और आगे से अली ने एक्सेप्टेंस दे दी। इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड बोला जाता है बाइंडिंग, मींस बोथ पार्टीज के ऊपर ये बाइंडिंग है, फर्ज हो गया कि अब उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन फुलफिल करने हैं। सो आसान लफ्जों में सलमान जो है उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसने बाइक डिलीवर करनी है, और अली के केस में देखो तो ये उसका राइट है टू रिसीव दैट बाइक। लाइकवाइज अली की ऑब्लिगेशन है टू मेक द पेमेंट ऑफ 50 एट द एग्रीड डेट एंड सलमान हैज अ राइट टू रिसीव दैट 50, राइट। अब अगर मैं या अली अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करते तो किसी दूसरे का राइट डैमेज होगा। ये कल बात हुई थी हमारी इस पॉइंट पे। और अगर राइट डैमेज हुआ ऑब्वियसली तो वो पार्टी क्या करेगी, राइट डैमेज की वजह से लीगल केस फाइल की तरफ चली जाएगी, लीगल सूट फाइल करने चली जाएगी, केस फाइल करने चली जाएगी। इज दैट क्लियर जी? क्वेश्चन था कोई? अच्छा, लीगल सूट फाइल करने चली जाएगी। अब मैं सिर्फ एक यहां पे एक चीज समझानी थी कि लीगल केस का जो टाइटल होता है वो कैसे लिखा जाता है। जो पर्सन इल्जाम लगा रहा है, पिटीशन फाइल कर रहा है, केस फाइल कर रहा है, उसका नाम टाइटल ऑफ द केस में सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं अली का राइट डैमेज हुआ, मैंने टाइमली गुड्स डिलीवर नहीं की, या मैंने वादा करके एक कॉन्ट्रैक्ट करके गुड डिलीवर नहीं की, गुड्स और सर्विसेज वट, और अली ने केस फाइल किया, तो अली का नाम केस के अंदर पहले लिखा जाएगा, लाइक दिस, अली वर्सेस सलमान। जिसमें अली जो है वो इनफैक्ट द वन हु इज पुटिंग द पिटिशन, तो आप इसको पिटिशनर भी बोलते हो, आप इसको प्लेंटिफ भी बोलते हो, प्लेंटिफ, पिटिशनर भी बोलते हो, प्लेंटिफ भी बोलते हो। द वन हु इज पुटिंग द पिटिशन, जो इल्जाम लगा रहा है, और अगला बंदा क्या है, उसने डिफेंड करना है। सो द नेक्स्ट पार्टी वुड बी डिफेंडेंट, जो इस केस को डिफेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ आई? सो टाइटल ऑफ द केस हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, अली वर्सेस सलमान, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यार कौन किस पे केस फाइल कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है बट समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, सो इसको आप पिटिशन भी बोलते हो, सूट भी बोलते हो, केस भी बोलोगे, जो मैं आप बोलना चाहो। सो पिटिशनर आ गया और प्लेंटिफ या प्लेंटिफ, ठीक है। अब पॉइंट क्वेश्चन ये आता है कि साबित किसने करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ या ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। तो कल एक जर्नल ओपिनियन आई, एक बच्चे ने दिया कि जो इल्जाम लगा रहा है वो साबित करे, तो जर्नल प्रोविजन बिल्कुल यही है, द वन हु इज पुटिंग द पिटिशन हैज टू प्रूफ इट। वो साबित करे कि भाई उसने इल्जाम लगाया ना, तो साबित करके दिखाओ, तभी तो सामने वाला मुजरिम कहलाएगा। अभी तो मुलजिम है, और मुलजिम तो हमारे कहीं है यहाँ पे घूम रहे, लेकिन वो मुजरिम की स्टेज तक नहीं पहुंचे। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, ये ना हो ना लेक्चर ही ना मुकम्मल हो, ठीक है। सो मुलजिम है ना, मुजरिम तो नहीं साबित हो पाए। सो इल्जाम लगाया तो साबित करो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये है जेनेरिक प्रोविजन। एक बार याद रखना, लॉ में एक बहुत कॉमन जुमला बोला जाता है या परसेप्शन है, एक सॉरी एक प्रैक्टिस है, और वो ये है कि स्पेशल प्रोविजन will always prevail over general provision. Special provision या proviso will always prevail over general proviso. कहीं स्पेशल इंस्ट्रक्शन मौजूद हुई तो जैसी स्पेशल है वो फॉलो करेंगे, जर्नल छोड़ देंगे। अब हमारे केस में जर्नल ओपिनियन क्या है कि पिटिशनर विल हैव टू प्रूव, पिटिशनर साबित करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पे है। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर लॉ खुद बताएगा यहाँ पे पिटिशनर साबित नहीं करेगा, मैं बताता हूँ कौन साबित करेगा। क्या मेरी बात समझ आई? जैसा एक बहुत रिनाउंड केस था, अगर आपको याद हो, तो नवाज शरीफ जिसमें नाअहल हुए थे किसी टाइम पे, हाँ नहीं पनामा नहीं, कौन सा था,
यार नैब ने केस फाइल किया था और आई थिंक सो वो उसके ऊपर था मनी लॉ, ये फ्लैट्स के ऊपर क्या नाम था फ्लैट्स का, फ्लैट्स कौन से हैं ये, अच्छा नहीं फ्लैट्स कौन, फ्लैट हाँ एवन फील्ड्स, इनके ऊपर, और जिसमें नाहल होके इनकी हुकूमत खत्म हुई उसकी बात कर रहा हूँ, बड़ा मशहूर इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी बिना पर पूरी हुकूमत खत्म हो गई क्योंकि नाहल कर दिया आपने वजीर आजम को। द पॉइंट इज, मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, अगर आप देखो तो उस वक्त एक तमाशा चला था मीडिया के ऊपर। क्या होता था कि पीटीआई की कोई पर्सन आता था मीडिया के ऊपर तो वो कहता था रसीदें दिखाओ रसीदें दिखाओ। अगर आपको याद हो, बड़ा स्लोगन बन गए थे कि हम तो इन्हें कहते हैं रसीदें दिखाओ कि ये पैसे कहाँ से आए। और जब नवाज शरीफ या मरीम नवाज अंदर से इन्वेस्टिगेशन रूम से कोई 1-1.5 घंटे बाद बाहर आते थे तो वो कहते थे कि हमसे इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल बेस के ऊपर, और इनके पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ, 1 रुपए का सबूत भी नहीं है इनके पास। और वो ऐसे बात करते थे। अब कर क्या रहे थे कि दोनों शायद अपने वोटर को अवेयरनेस नहीं दे रहे थे, बट दोनों अपने वोटर को अपने अपने हिस्से के बेवकूफ़ बना रहे थे। वही मैंने कल भी बताया ना कि सक्सेसफुल वो है जो अपने हिस्से के बेवकूफ़ पहले इकट्ठे कर ले। तो इन सब पार्टीज़ ने अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो अपने ब्लाइंड फॉलोअर को समझा रहे हैं कि इनके पास कोई। अब केस था, नैब ने केस फाइल किया था वर्सेस नवाज शरीफ, ऐसा ही है जी। अब अगर जेनेरिक प्रोविजन की तरफ जाएं तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे बनता है, नैब साबित करे। और ये बात बाहर आके नवाज शरीफ समझा रहा है अपने तमाशबीन को कि भाई इनके पास 1 रुपए की भी सबूत नहीं है, 1 रुपए का भी मेरे खिलाफ, हमें सिर्फ 1.5 घंटा बढ़ा के जलील किया जाता है या इंतकामी कार्रवाई ली जाती है। और वोटर्स कहते थे वाह हमारे लीडर के साथ अच्छा नहीं हो रहा। दूसरी साइड पे रसीदें दिखाओ। अब कॉन्सेप्ट ये था, कोई पब्लिक को या ऑडियंस को सिर्फ ये अवेयरनेस देने की जरूरत थी कि यार यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल करती है। बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज फैमिली पे था कि वो साबित करे कि ये पैसे कहां से आए। सो एविडेंस किसने प्रेजेंट करने थे, नवाज फैमिली ने। सो बर्डन ऑफ प्रूफ कह लें या ऑनर्स ऑफ प्रूफ, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें, वो इनके ऊपर था। सो अभी तो हमने जेनेरिक प्रोविजन पढ़ी कि अच्छा जी अली साबित करे या नैब साबित करे, रियलिटी में ऐसा नहीं था। उस केस में नवाज फैमिली ने, और यही एक केस पीटीआई के लीडर के ऊपर भी हुआ है, इमरान खान के ऊपर भी, जिसमें अगर आपको याद होते हो उसमें वो सादिक और अमीन करार पाए लाइक दैट। उसमें क्या था, उसने फर्निश कर दिया कि जनाब ये देखो ये गिफ्ट मनी थी, गिफ्ट मनी से फ्लैट बाय किया, फ्लैट सेल किया और उससे ये पैसे बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में आए और ये पूरा बनी गाला जो है मैंने उन पैसों से खरीदा। सो ट्रेल था ना उसके पास, पूरा प्रोवाइड कर दिया। और कहीं न्यूज़ में आता है, आर्टिकल्स में आता है कि उसकी एक्स वाइफ ने भी उसको काफ़ी हेल्प आउट किया, ये रिसीट वगैरह उसने उसको अरेंज करके दी, जो एविडेंस थे। ये बात आती है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, आई हैव नो आइडिया, बट द रियलिटी इज उस केस में भी नैब वर्सेस इमरान खान था और इमरान खान ने एविडेंस प्रेजेंट किया। तो हम अपनी ऑडियंस को ना अवेयरनेस नहीं देते, हम अपनी ऑडियंस को अंधा रखते हैं, ब्लाइंड रखते हैं, ताकि वो फॉलोअरशिप में रहे। क्या बात समझ आई? तो ये एग्जाम्पल समझाने का मकसद ये था कि इस केस में स्पेशल प्रोविजन इज एक्चुअली प्रिवेलिंग ओवर द जर्नल प्रोविजन। क्लियर? अदरवाइज जहां पे नहीं होगा वहां पे हम वो चलेंगे, क्या नाम है, पिटिशनर की बेस पे। जी बेटे सवाल। मतलब जो भी केस वर्सेस गवर्नमेंट होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ डिपेंड का होगा? नहीं, डिपेंड करता है केस किस नौइयत का है, किस नौइयत। और उसमें जब पिटिशन फाइल की गई है तो उसमें जो इनिशियल हियरिंग में कौन डिसाइड क्या होता है, किसने साबित करना है, तो डिपेंड करता है उस केस के ऊपर। ये ज़रूरी नहीं कि हु इज़ द पार्टी टू द केस, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत क्लियर हैं, जिस तरह सिविल केसेस। अच्छा, वो एक डिबेट भी रहती है हमारी छोटी सी, वो भी करता हूँ अभी साथ ही। ये सिविल केसेस हम डील करें, देखो लॉ की 2 एक्सट्रीम्स हैं जो कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे बनाई गई हैं। लॉ की 2 स्ट्रीम्स हैं, नंबर 1 क्रिमिनल लॉ और नंबर 2 सिविल लॉ। एडजेक्टिव की बेस पे, यानी उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसकी ये डिविजन्स की गई हैं। क्रिमिनल की बात करें तो इसका मतलब है कोई एक पर्सन ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो कि स्टेट ने मना किया है, गवर्नमेंट ने मना किया, प्रोहिबिटेड बाय, गवर्नमेंट कहनी चाहिए यूं कहूं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने मना किया जिस एक्टिविटी से।
अगर आप वो ऑफेंस कमिट करते हो तो इनफैक्ट आपके खिलाफ कौन खड़ा हो जाएगा? स्टेट। स्टेट आपके खिलाफ चली जाएगी, लाइक मर्डर, लाइक किडनैपिंग, ठीक है, लाइक कोई फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड। सो स्टेट आपके खिलाफ आके खड़ी हो जाएगी, बिकॉज आपको ऐसे, या कोई ऐसे नॉर्कोटिक्स में डील कर रहे हो, सो ऐसी तमाम या ऐसी डील कर रहे हो, तो इस चीजों में क्या हो रहा है? आपको, आपके खिलाफ आपकी स्टेट खड़ी है, क्योंकि ये वो ऑफेंसेस हैं जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या है? वो ऑफेंसेस जिसमें स्टेट नहीं इन्वॉल्व, दो इंडिविजुअल्स के आपस की बात है, वो कहलाता है सिविल, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी का राइट डैमेज कर दे। दूसरे लफ्जों में, एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे, ठीक है। सो मैंने अगर राइट डैमेज किया तो ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान की बात है, ये सिविल ऑफेंस है। यहां पे होने वाला ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस, यहां पे सिविल ऑफेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो क्रिमिनल के केस में बनना है आपका क्रिमिनल ऑफेंस, और सिविल के केस में सिविल ऑफेंस कहलाएगा। तो सिविल ऑफेंस की हद क्या होगी? कि वो हद कि किसी ने दूसरे का राइट डैमेज कर दिया। बात समझ आ रही है? सो ये इसके नहीं। अच्छा, सिविल में भी दो डोमेन्स हैं, एक वो है जो बिजनेस लॉ से डील करता है, और एक वो है जो अदर सिविल राइट से डील करता है। हमारा कोर्स इसकी एक डोमेन तक लिमिटेड है, एंड दैट वुड बी बिजनेस लॉ ओनली। यानी हम उन सिविल लॉज में उन लॉज को पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक बिजनेस से है। मुझसे तुम पूछोगे अच्छा फैमिली मैटर्स में, प्रॉपर्टी के केसेस में इसमें क्या होगा? नहीं पता होगा मुझे, बिकॉज मेरी वो डोमेन नहीं है, वो अदर सिविल लॉज है। मैं बिजनेस रिलेटेड मैटर शेयर करूंगा, तो हमारी डोमेन रहेगी बिजनेस से रेलेवेंट, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स की, बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस की, बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। तीन मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद एक सेल ऑफ गुड भी होता था, लेकिन वो अब आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, वरना वो भी इसी का हिस्सा था। सो मैं सिर्फ समझाने चाहा कि लॉ की ये डोमेन तो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थी बोल रहा हूं, उसकी वजह बताता हूं। और सिविल हमारे कोर्स का हिस्सा है, लेकिन सिविल में भी सिर्फ वो जो बिजनेस से डील करती है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। थी क्यों बोला क्रिमिनल? अगर बिफोर दिस मर्जर या बिफोर दिस सेपरेशन, ये जो बी लॉ और सी लॉ जब सेपरेट हुआ था तो कंटेंट कम हो गया था, तो क्या किया गया? कुछ क्रिमिनल लॉज को आपके कोर्स का हिस्सा बना दिया गया, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, क्वांटिटी कह लेता हूं या वॉल्यूम में कह लो, लिमिटेड वॉल्यूम में। कैसे? पूरा एक्ट शामिल नहीं किया गया, लेकिन आपके एक्ट में, आपके सिलेबस में कोई 2-2, 3-3 पेजेस कह लो ऐड कर दिए गए। अब 2-3 पेजेस में क्या है? डेफिनेशंस, बेसिक सेक्शंस और कंक्लूजन्स, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल एक्ट इतने छोटे से हैं, ना 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 ना, वो क्रिमिनल एक्ट पूरे आपके सिलेबस में शामिल ही नहीं किए गए। आपके सिलेबस में कुछ सेक्शन ऐड किए गए, जैसा फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट शामिल कर दिया गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब उसके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिक डेफिनेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है, और आखिर में सजाएं, बस। बाकी पूरा गायब है, कुछ नहीं डाला आपके सिलेबस में। तो ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल लॉ छोटे हैं, वो तो इतने एक्सटेंसिव लॉज हैं, शायद वो सिविल को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दें, लेकिन रियलिटी में वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कल, शायद आपको याद हो, पिछले लेक्चर्स में 3 चैप्टर बताए थे कि ये मुफ्त के नंबर होते हैं, चैप्टर 16, 17, 18, वो तीनों के तीनों क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं। तभी बोला था, पहले नहीं थे, अब उन्होंने थोड़े से ऐड कर दिए हैं। यानी यूं कहूं कि क्रिमिनल लॉ उतने हमारे सिलेबस में हैं जितने ये 3 चैप्टर बस। 16, 17, अच्छा आई एम टॉकिंग अबाउट ICAP बुक स्टडी टेक्स्ट, ठीक है। 16, 17 एंड 18, दैट्स ऑल। और अब इधर से पेपर कैसा आता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोराइजेशन टेस्टिंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको अपने दिमाग को चलाने की जरूरत नहीं है, जो याद किया एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मैं एक रिफ्लेक्शन दिखाता हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ आइडिया होता रहे कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आएगा। अभी मकसद ये नहीं होगा कि आपको पास पेपर नजर आए, बस मकसद ये होगा कि आपको पता चले कि पेपर में सवाल किस तरह के सिंपल क्वेश्चन आया करेंगे उन चैप्टर्स में से। जिस तरह मैं आपको, जिस तरह ये इस चैप्टर, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, ये देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिस्ट एनी 4 सर्कमस्टांसेस। उसने स्टेट बैंक के एरिया में से पूछा एरिया, डेफिनेशन बता दें प्रोडक्ट मार्केट की, ज्योग्राफिकल मार्केट की, किधर कंपटीशन एक्ट आपके सिलेबस का हिस्सा है,
क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल लॉ है, उसमें से एक डेफिनेशन। फिर इसी तरह आइडेंटिफाई द प्रैक्टिसेस दैट आर कंसिडर्ड टू बी डिसेप्टिव। यानी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान से, जिस तरह आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं उस तरह के क्वेश्चन। और ज़रा ये देखो मार्क्स 4 4 4, यानी कि चैप्टर 16 17 18 में से टोटल 12 मार्क्स टेस्टिंग, बाकी 3 मार्क्स आपको MCQs में मिलेंगे। क्या बात समझ आई? मतलब अगर 13 नंबर है तो 2 MCQs होंगे, अगर से 12 नंबर है तो शायद 3 MCQs आपको नजर आ जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये भी जरूरी नहीं कि MCQs 1 नंबर का हो या 2 नंबर का, हो सकता है कोई MCQs 1 नंबर का और कोई 1.5 नंबर का हो, कोई 2 नंबर का। हर MCQs का नंबर उसके सामने उन्होंने लिखा होगा अगर उन्होंने डिफरेंशिएट किया तो। इज दैट क्लियर? सो ये चैप्टर 16 17 18 की रिफ्लेक्शन है। चलो मैं एक और पेपर आपके सामने खोलता हूँ, लेटेस्ट पेपर्स में खोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक और पेपर 2024 का ओपन किया मैंने, और मैं इसमें आपको वही वाले दोबारा से एक दफ़ा दिखाता हूँ जहाँ पे वो सवाल पूछे हों। ये देखो, थोड़ा सा बेहतर करूँ इसको, प्रेजेंटेबल है? हाँ ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 देखो, वही कंपटीशन एक्ट, उसमें से एक और बात पूछ ली। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक फंड की डेफिनेशन बता दें और पेमेंट सिस्टम वगैरह एक्सप्लेन कर दें, व्हाटएवर जो भी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 और 4 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर्स 16 17 18। सो हमारा क्रिमिनल लॉ की टेस्टिंग इस स्टेज में इतनी होगी सिर्फ, ठीक है। तो अब हम लोग इस स्टेज में चैप्टर 16 17 18 पढ़ेंगे और इस स्टेज में अदर लॉज नहीं पढ़ेंगे बल्कि बिजनेस लॉ से डील करेंगे। और बिजनेस लॉ का पहला लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं 1872। ओके ठीक है जी। सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग, अच्छा ये भी बात हो गई, सिविल की भी बात हो गई। अच्छा वो बाद में बात करेंगे कि अच्छा सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस क्या है, वो चैप्टर 1 पढ़ेंगे। मैंने कहा था चैप्टर 1 काफ़ी बोरिंग सा हो जाता, तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता कि आप सोना शुरू कर दो क्लास में। एक टाइम आएगा जब आपको लॉ थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा, फिर मैं सुला लूँगा आराम से। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस क्वेश्चन का तरीका ये होगा कि मार्च 2023 की जो अटेम्प्ट है वो इसी बुक में मैं साथ साथ टॉपिक वाइज करवा दूंगा। उसके बाद 23 24, ठीक है, इसकी जो अटेम्प्ट्स हैं, मतलब नहीं सॉरी 2022 की, जस्ट अ मिनट मुझे एक दफ़ा इंश्योर करने दो इसमें कौन सी शामिल है, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट सिर्फ रुको, मुझे सिर्फ देखने दो कि इसमें लास्ट अटेम्प्ट कौन सी शामिल की हुई है। मैंने शायद बताई भी थी उस प्रेजेंटेशन में, बट यहाँ से चलो प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। रुको मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हम लोगों ने कौन कौन सा एरिया, जस्ट अ मिनट लेट मी सी कि कौन सा इसमें एरिया शामिल है। स्टेज सितंबर 2022 रिफ्लेक्टेड द सेम। हाँ 2022 की अटेम्प्ट शामिल है जी इसमें। इसका मतलब ये हुआ, देखो ज़रा गौर करो, 2022 एक हम बुक में पढ़ लेंगे इसी में, ये मैं रिमूव कर दूं। इसके अलावा हमारे पास जो पास पेपर्स होंगे वो 2022 का एक पास पेपर होगा सितंबर का, देन पास पेपर 2023 के 2 हो जाएंगे सितंबर एंड मार्च, और इसी तरह पास पेपर 2024 के 2 पेपर्स होंगे। टेक्निकली 2 to 4 और एक 5 पेपर्स इस तरह पढ़ेंगे और एक पेपर हम पढ़ेंगे इन स्टडी टेक्स्ट। क्या बात समझ आ गई? ये मार्च वाली जो अटेम्प्ट है ये टॉपिक वाइज कवर हो जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? ये टॉपिक वाइज कवर हो जाएगी बुक के साथ साथ। इसमें से जो एक पेपर आपका लेटेस्ट है सितंबर 2024 वाला, वो मैं क्लास में इस तरह नहीं कराऊंगा। वो आखिरी दिन में जो लास्ट लेक्चर्स होंगे 1-2, उस 2 लेक्चर्स में हम पेपर फुल फ्लैश सॉल्व कर रहे होंगे। उसकी रीज़न है कि इस सब्जेक्ट के साथ एक फेलियर प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चा पूरा पेपर देखा नहीं होता और वो मॉक भी जहमत नहीं करता कई दफ़ा देने की। तो मीनवाइल वो डायरेक्ट पेपर में जाता है, सारा आता होता है टॉपिक वाइज, लेकिन वहाँ पजल हो जाता है। सो फॉर दैट रीज़न एक अटैम्प्ट लास्ट में सितंबर की इस तरीके से करेंगे। बाकी जो पेपर बचेंगे लाइक दिस 1 2 और एक इधर से 4 पेपर्स टोटल। समझ आ रही है बात की? मैं कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर रहा। जो 4 पेपर्स बचेंगे बीच वाले, वो मैं आपको पोर्शंस में करवाऊंगा। किस तरीके से? एक स्टेज आएगी
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 4-5 तक जब हम कंक्लूड करेंगे मैं स्टॉप लगा दूंगा, उसके बाद पास पेपर्स कराऊंगा सारे। मुझे तो याद रहेंगे कौन कौन से करा रहा हूँ, सारे पास पेपर्स में से वो एरिया कवर कर लेंगे जो चैप्टर्स में आया होगा। रैंडम हो सकता है उसमें चैप्टर 1 की भी बात हो, चैप्टर 2 की भी बात हो, मैं आपको टेस्टिंग इस तरह करवाऊंगा। फिर सारी डिस्कशन जब मुकम्मल हो जाएगी अल्टीमेटली तो वो दोबारा से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो टेक्निकली आपके 50 मार्क्स ऑफ योर पेपर देन हम दोबारा सारे पास पेपर खोलेंगे इसी तरह टिल मार्च 2024 तक सारे पास पेपर खोलेंगे, पूरा सेक्शन खत्म कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट का। लाइकवाइज फिर अगला एरिया पढ़ेंगे, वो खत्म, अगला एरिया वो खत्म। इस तरीके से हम पास पेपर करते रहेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे एक दिन मैं आपको पास पेपर सारे दोबारा खोल के दिखाऊंगा और कहूँगा ये देखो सारे सवाल पढ़ लिए हुए हैं, आप क्लेम कर लोगे इस बात को कि हाँ जी हमने ये इस तरह पढ़ लिए। फिर एक पेपर बचाया होगा हमने सितंबर 2024 का, वो हम एट द एंड करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस होगा पास पेपर के लिए। इससे पीछे वाले पास पेपर नहीं करने, स्कीम ही चेंज हो चुकी है इसलिए ज़रूरत नहीं है, वो पुराने आउटडेट हो चुके हैं, वो हमारा रोल मॉडल नहीं। इज दैट क्लियर? ये भी क्लैरिटी आ गई इस चीज़ के ऊपर। आगे चलो, अब एक चीज़ और दिखानी है। देखो कहने को ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ऐसा लगता है यार ये तो बहुत आसान, लेकिन ये आपके एक्चुअली में पेपर पासिंग में हेल्प आउट कर रही होती हैं जिनको बच्चों को नहीं पता। एक चीज़ मैं और दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे फर्दर पढ़ाता हूँ। ये देखो ज़रा गौर करो यहाँ पे। चलो इस सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, पास पेपर है। ये देखो गौर करो, स्प्रिंग 2022 का पास पेपर, ये जो अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, आफ्टर द स्कीम चेंज। हर पेपर के एंड पे आईकैप इस तरह मार्किंग स्कीम इशू करता है कि आपका पेपर इस अंदाज से चेक किया गया कि मैंने आपने इफ कमाल एग्री विद प्रपोजल नंबर 1 ओनली, तो इस बात के मैंने 3 नंबर रखे हुए हैं, इस बात के भी मैंने 3 नंबर रखे हुए हैं। देखो आगे चल के और बड़ी मजे की बात है, ये देखना कितना माइन्यूट डिटेल में जाता है। ये देखो बी पार्ट में 0.5 मार्क्स रखा हुआ है मैंने फॉर डिस्कसिंग ईच स्टेचुरी राइट या ड्यूटी। एक राइट किसी ने डिस्कस किया या ड्यूटी डिस्कस की, मैंने 0.5 नंबर देने हैं, और टोटल कितने नंबर देने हैं? 7 नंबर। क्या बात समझ आई? तो इसका मतलब है तकरीबन कितनी को बातें लिखनी पड़ी होंगी, 0.5 भी लिखे होंगे ईच। हाँ, तो राइट्स और ड्यूटीज यानी 7 तकरीबन लिखनी थी। जिसने 14 लिख दी, ये मैथमेटिकल पेपर है, आपको गंदी राइटिंग के नंबर नहीं कटने। आपको कोई पुट्ठी बात लिख दी है जो कि गलत थी, वो काट देगा लेकिन उसके नंबर नहीं कटेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये मैथमेटिकल पेपर है। आपने, उसने 3 बातें मांगी हैं, उसने इस तरह आपसे राइट्स एंड ड्यूटीज मांगे हैं, आपने पूरे लिख दिए हैं, उसके पास कोई रूम नहीं है आपके मार्क्स डिडक्ट करने का, और ना वो करेगा। क्लियर? दूसरी बात, आपके मार्क्स अगर 40 से ऊपर चले जाते हैं खुदा ना खास्ता और आप सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे होते, तो एक अदद मॉडरेटर होता है आईकैप का एग्जामिनर के अलावा, जो आपका पेपर दोबारा रीचेक करेगा कंप्लीट। ठीक है? उसके बाद अगर आप 45 से ऊपर चले जाते हो लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आपके मार्क्स कहीं 47-48 आ रहे हैं, क्योंकि 50 इज द पासिंग क्राइटेरिया जो उनके मुताबिक डिक्लेयर्ड है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सो 47-48 पे जा रहे हो तो होगा क्या, आपका 2 मॉडरेटर आ जाएंगे। अब 2 लोग आपका पेपर रीचेक करेंगे एग्जामिनर के अलावा, इंश्योर करने के लिए जिस बच्चे को हम फेल कर रहे हैं उसका हक बनता, वो डिजर्व करता है कि वो फेल हो। हमने कोशिश की है कि हम कहीं से उसको पास कर दें लेकिन नहीं हो पा रहा, उसके नहीं बनते नंबर। सो इस बात पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए इस सीक्वेंस पे। उसकी रीज़न है, ये बातें मैं अपने पास से नहीं कर रहा, अनायत साहब हैं, अगर आप कभी, आपको आहिस्ता आहिस्ता उनसे वास्ता पड़ेगा, एजुकेशन स्कीम को लीड करते हैं आईकैप में। ठीक है? ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, जिसके अंडर द लीडरशिप ये सब प्रोसेस हो। तो ये बात मैंने उनके मुंह से ज़बानी, मतलब मैंने डायरेक्ट कन्वर्सेशन में ली है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सुनी और मुझे आगे आपको बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं मैं बताऊँगा कभी। ठीक है? सो ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन है विद द आईकैप हाउस। ठीक है? सो आई एम श्योर अबाउट दैट कि उनके वर्ड्स, अच्छा वो बंदे भी इतने शरीफ इंसान हैं। कुछ लोग होते हैं ना बड़े नेक सिफ्त इंसान और बड़े प्यारे से इंसान, वो उस तरह के इंसान हैं, झूठ वगैरह आपको नहीं नज़र आएगा, उनकी शाइस्तगी, और वो बड़ा काम माइंडेड इंसान। तो वो बात जो करेंगे वो बिल्कुल सच बात करते हैं, और अगर कोई बात नहीं बतानी होती तो आपको वहाँ पे बात कहेंगे, सर मैं आपको नहीं बता सकता, साफ कह देंगे
घुमा फिरा के वाली बातें नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि सर 40 से ऊपर हम फर्स्ट मॉडरेटर यूज कर लेते हैं, एक्टिव हो जाता है, और सेकंड 45 से ऊपर सेकंड मॉडरेटर एक्टिव हो जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो बच्चा फेल हो रहा है ये पास नहीं हो पा रहा। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो मैंने आपको पेपर के हर एंगल से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। सो वापस आता हूँ अब जिस दर से हमने चलना स्टार्ट किया था। अच्छा, सो हम लोगों ने आगाज किया, बात डिस्कशन कर रहे थे लॉ के ऊपर। लॉ वाली बात मुकम्मल होगी, फिर हमने थोड़ी सी पार्टीज के हवाले से डिस्कशन की, और फिर हमने ये बात की कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जर्नल अप्लाई होता है, और अगर जेनेरिकली नहीं अप्लाई होगा तो लॉ ने बताया होगा। इसलिए मैं कुछ कहने लगा था कि कुछ ऐसे केसेस हैं सिविल के अंदर और क्रिमिनल में भी जिसमें लॉ ने खुद स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस तरह के नौयत के केस में साबित कौन करेगा। जिस तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेंट की, पार्टीज की, जिसमें हम कहते हैं फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसे केसेस आएंगे, तो उसमें हम कहेंगे अच्छा साबित कौन करेगा, लॉ ने खुद बताया होगा, तो वो फिर स्पेसिफिक प्रोविजन है, दैट विल प्रिवेल ओवर द जर्नल प्रोविजन। तो जर्नल हम छोड़ देंगे, फिर हम ये नहीं देखेंगे लॉ ने कहा हुआ है द वन हू इज पुटिंग द पिटीशन हैज टू प्रूफ, नहीं वो छोड़ दो, फिर जो लॉ कह रहा है वो साबित करे। जैसा इस केस में नवाज फैमिली साबित करे कि उन्होंने जो फ्लैट्स थे उसकी रिसीट्स दिखाए। बात समझ आ रही कि वो पैसे कहाँ से बनाए गए। इज इट क्लियर? सो मेरा ख्याल है ये काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी है इस हवाले से, और अब हम इसी को लेकर आगे चलेंगे। ठीक हो गया जी? चलो, अच्छा, इस बेटे ने जो आके एक सवाल पूछा था, मैं दोबारा हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, और वो ये था कि नेगेटिव आप किसी को हाँ नहीं कहते बिजनेस में, तो मैं अक्सर इसको यूं मजाक में बताता हूँ, आगे चल के पढ़ाना तो है ही मैंने टॉपिक। एक वर्ड यूज होता है नेगेटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन। बिजनेस वर्ल्ड में इसकी कोई हैसियत नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं अक्सर इसको यूं समझाता होता हूँ कि बेटी के रिश्ते, अब तो वैसे खैर ये पुराना हो गया मशरकी सिस्टम, लेकिन फिर भी बेटी का रिश्ता आता था तो घर वाले बात कर रहे होते हैं, बेटी को बेशक वो बांदर पसंद भी ना हो, ठीक है, जहर लगता हो, यूजली कुरानंदाजी में वही मामा खाला और पुप्पी का रिश्ता निकल रहा होता है ना, तो पता होता है कि नसीब में क्या मिलने वाला है। तो बेटी को पसंद ना हो, वो गुस्से में उठ के चली जाए, पीछे वाले घर वाले क्या कहते हैं, लो जी बेटी शर्मा के चली गई है, हाँ ये ऐसे ही है। ये मैं थोड़ा सा पुरानी वक्तों की बात कर रहा हूँ, अब तो शायद बेटी खुद कह देती है ना कि भाई ये बांदर मुझे पसंद नहीं है, कोई और बांदर ढूंढ लें, आप ढूंढ लें लेकिन अच्छी नस्ल का बांदर ढूंढें, ठीक है, ये ख़राब बांदर है जो भी व्हाटएवर। सो समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आप इस तरह की बातें कर लेते हैं कि अगला बंदा आपको कुछ नहीं बोल रहा और आप हाँ अज्यूम कर रहे हैं। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर खामोशी रजामंदी नहीं समझेगी। जब तक अगला बंदा मुंह से नहीं कहेगा कि हाँ मुझे मंजूर है डील, तो तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग, यानी यूं कहूं कि ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी आइदर वर्बली, रिटन और बाय बिहेवियर, बाय गेस्चर, यानी वही बात एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तब तक आप अज्यूम नहीं करोगे उसको। इज दैट क्लियर? कुछ बात समझ आ रही है? सो यहाँ पे इस बेटे को मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि वो जो कार वाला उसको स्टॉप नहीं कर रहा, या वो जो आप पिक कर रहे हो, उसको सामान पिक कर रहे हो और आप खामोशी से उसके साथ चलने शुरू हो गए हो, तो आपका कंडक्ट आपको बता रहा है कि भाई हाँ इसकी तो रजामंदी है। इज दैट क्लियर? सो ये एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलूँ अगली बात पे। सो हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का उस हिस्से का आगाज होने लगा है जहां पे हम ऑफर और एक्सेप्टेंस, हमारे दो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में कुछ बातें पढ़ने लगे हैं, उनकी कुछ कंडीशंस, उनकी वैलिडिटी के कब वैलिड समझी जाएंगी, और अल्टीमेटली कब हम विड्रॉ कर सकते हैं। तीन बातें मैंने कहा दोनों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशंस सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कब वैलिड समझी जाएगी ऑफर या एक्सेप्टेंस, और कब रिवोक की जा सकती है, मतलब कब उससे विड्रॉ किया जा सकता है लॉ की नजर में। इज दैट क्लियर? चलूं? सो प्रपोजल या ऑफर, एडिशनल पॉइंट, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर वन, अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। लॉ कई दफा लिखते हुए बहुत जज्बाती हो जाता है, तो ऐसी बेहुदा बातें भी लिख जाता है केयरफुल होने के लिए। तो ये एक बेहुदा सी बात है कि अपने आप को ऑफर नहीं करना। दूसरी बात,
अ वैलिड ऑफर इज वन, लॉ की नजर में ऑफर तब वैलिड होगी विच इज सर्टन एंड डेफिनेट, भाई क्लियर हो, उसके अंदर एम्बिग्विटी ना हो। अच्छा, एम्बिग्विटी जो है समटाइम्स आपको केस के या उस पर्टिकुलर सिनेरियो के सर्कमस्टांसिस को भी देखना होगा। जैसा फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एग्जांपल यूं देता होता हूं कि अज्यूम करें मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल्स हैं, से डालडा भी है और कौन सा शान भी है और भी कोई एक दो ले लो, मैं सबका डिस्ट्रीब्यूटर हूं। गुड नेम बेटे, सॉरी, उमर मेरे पास आया और मुझे कहता है 50 कार्टन्स भिजवा दो, क्या ये वैलिड ऑफर है? कौन से कॉटन? वेग है, ठीक है, सर्टन नहीं है, तो ऑफर ही वैलिड नहीं है। लेकिन हम देखो ये बातें इधर पढ़ते हुए अजीब सी लग रही है, वरना बिजनेस वर्ल्ड में हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ही बोलते हैं यार 50 कार्टन भिजवा दे। हाँ, तो उमर को मैं, अगर मुझे पता इसकी हिस्ट्री वेरिएट है, कभी कुछ लेता है कभी कुछ, तो मैं क्या कहूँगा, ओ यार 10 तो सही, कौन से वाले चाहिए? तो मैं खुद सवाल पूछ लूंगा क्लैरिटी करने के लिए। लेकिन लॉ आपको समझा रहा नहीं, ये वैलिड ऑफर ही नहीं है। अब एक बात और यहाँ पे समझाता हूँ छोटी सी, बिजनेस वर्ल्ड के हवाले से। बिजनेस वर्ल्ड थोड़ी सी, मैंने कहा जिस तरह वक्त के साथ साथ एडवांस हो चुकी है, ये पुराना मॉडल हो चुका है, अब ये जो आप बातें पढ़ोगे पुरानी सी हैं। बिजनेस वर्ल्ड आज ऐसे चलती है कि फॉर एग्जांपल पहले मैं निगोशिएट करूंगा टर्म्स मेरे, और सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं कि उमर की कंपनी है, उमर की डालडा कंपनी का मालिक है, या से फॉर एग्जांपल जो भी कुकिंग ऑयल आपने कहना, डालडा ही कह लो, चलो डालडा का मालिक है, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने इससे माल खरीदना है। तो मैं पता कैसे करूँगा, मैं पहले इसके साथ फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे राब्ते में होऊंगा, यार 50 कार्टन चाहिए, यार एक ट्रक चाहिए पूरा, रेट दो। ये मुझे एक रेट देगा, मैं नहीं चाहिए, इतने का रेट नहीं मिलना। ये कहेगा एक कार्टन से फॉर एग्जांपल 300 का ले लो, मैं ना 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 ये नहीं चाहिए, 280 का लगा। अब हमारी एक बार्गेनिंग हो रही होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल निगोशिएशन इन द बिजनेस। हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हम निगोशिएट करें एक दूसरे के साथ, और बेस्ड ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ बोथ पार्टीज कोई एक विन कर जाएगी, या ये 300 पे देगा या ये 280 पे मान जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और हम बिजनेस वर्ल्ड में जब प्राइस लॉक कर लेते हैं ना, उसके बाद हम उसको कहते हैं चल अब कोटेशन भिजवा दे। अब कोटेशन आएगी, दैट विल बी एन ऑफर इन द आइज ऑफ लॉ, और उसमें मैं चेंज करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी बात हो चुकी है, लॉक हो चुके हैं हम लोग। क्या मेरी बात समझ? ऑल्दो लॉ की नजर में देखो, अच्छा ऐसे करते हैं, अज्यूम करें इसके साथ मेरी प्राइस लॉक हुई, से फॉर एग्जांपल 280 पे, मैं कहता हूं यार कोटेशन भिजवा दे। अब इसने कोटेशन भिजवाई, लॉ की नजर में ये कोटेशन एक ऑफर है, एंड आई हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट ऑफर। मैं रिजेक्ट कर देता हूं, ये केस फाइल करेगा, करके देख ले, डिसमिस हो जाएगा केस ऑन द ग्राउंड्स कि तेरी ऑफर जो है उसने रिजेक्ट कर दी है, तो ठीक है, फेयर एनफ, ही हैज अ राइट। तूने जो भी आपस में तय किया दैट वाज नेगोशिएशन, इट वाज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बिजनेस वर्ल्ड आज एक स्टेप पीछे आ गया हुआ उस तरीके से कि ये वाली बातें इधर तय हो जाती हैं, उसके बाद कहा जाता है कोटेशन भिजवा दो, ऑफर भिजवा दो। अब कोटेशन इज एन ऑफर जिसे मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक रिटर्न कंफर्मेशन दूंगा इसको, ये मुझे वहां से माल डिस्पैच करेगा अलोंग विद द इनवॉइस। क्या मेरी बात समझ आई है? यहां तक कुछ चीजें समझ आई हो? सो ऑफर की स्टेज ही थोड़ी सी वहां पे चली गई है जहां पे अब ऑफर रिजेक्ट होने का ताल्लुक रहता नहीं है। हमें हमारी प्राइस लॉक ना हुई तो शायद हम उस तरफ आएंगे ही नहीं कोटेशन की, हम वहीं पे बात खत्म कर लेंगे। क्या ये मेरी बात समझ आई? सो कोटेशन आई, देन इनवॉइस, और वो हमारे लिए ऑफर का दर्जा रखेगी, फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली तो इट विल बिकम अगर बाकी कंडीशन एलिमेंट पूरे होते हैं, अगर हमेशा मैं क्या करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। प्लीज मैं जब ये वर्ड बोलूं तो इसका मतलब ये है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बाकी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑफर एक्सेप्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब ये बाइंडिंग है। अब एक गलत फहमी में यहां पे और दूर कर दूं, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। आप बिजनेस वर्ल्ड देखो, 2-3 तरह के बिजनेसेस के नाम लेता हूं। पहला, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आओ, कार पे आप एक व्हीकल लेना चाहते हो, क्या करते हो? व्हीकल बाय करनी है, सपोज आपने पैसे हैं आपके पास 5 मिलियन, आपने बाय करनी है, कैसे बाय करोगे? क्या प्रोसीजर है इंडस्ट्री का? आपको जाके एडवांस दोगे उसे, वही जो भी 10-20% बुकिंग है, उसके बाद आपकी बुकिंग हो जाएगी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक वो अवेलेबल है, जितने भी देर की बुकिंग है।
और जब आपकी कार आ जाएगी तो आपको क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पेमेंट करो, आप पूरी पेमेंट कर दोगे, फिर आपको फाइनली व्हीकल की कीज जो हैं वो दे दी जाएंगी। ऐसा ही होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसे चलती है। अब जरा इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा गौर करो, ये तो हो गई जनरल बात जो हमने लेमैन के तरीके से समझी। अब जरा इस इंडस्ट्री में गौर करो, आपका रोल क्या है, आप बायर हो, उसका रोल क्या है, वो सेलर है। पता नहीं किसने ऑफर की, किसने एक्सेप्ट की, उस बात को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि पता नहीं ऑफर वो भी कर सकता है, ऑफर आप भी कर सकते हो। तो ऑफरर आप हो जाओगे, एक्सेप्टर वो हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बाइंडिंग हो गया दोनों के दरमियान। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। यहां तक समझ आ रही है? किसने पहले पूरी की? कस्टमर ने। कस्टमर ने पहले पूरी की, बायर ने पहले पूरी की, सेलर ने बाद में की 6 महीने बाद। तब तक आपका पैसा उसके पास है। समझो बात? तो ये क्या मतलब है, बिजनेस जो है वो एडवांस पे चल रहा है। वो कहता है पहले तुम अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करो, फिर मैं करूंगा। बिजनेस का एक मॉडल है, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस पे चलती है। आप जहां मर्जी से व्हीकल लेके देख लो, वो बेशक टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो, या कोई भी तीसरा हो, इंडस्ट्री का नॉर्म बन चुका है कि इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन एडवांस। पहले कस्टमर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करे। लाइकवाइज एक और एग्जांपल एग्री केमिकल्स की, क्योंकि मैंने काम किया तो मुझे पता है। आपको पता है किसानों से जाकर 6 महीने पहले एडवांस ले लिया जाता है पूरी के, तूने माल खरीदना है ना, सीजन में तुझे कपास के कीड़ों को मारने के लिए स्प्रे चाहिए ना, ठीक है, सुंडी मार स्प्रे, पता नहीं कौन कौन सा स्प्रे, तो तुझे मिलेगा तब जब तू मुझे अभी पेमेंट कर देगा। वो 6 महीने पहले पेमेंट कर देता है और 6 महीने बाद जाके कंपनी उसको माल देती है, स्लाइट डिस्काउंट एज कंपेयर टू अदर कस्टमर्स। अब यहां पे भी देखो को हु इज फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन फर्स्ट, कस्टमर, जबकि कंपनी बाद में पे कर रही है। अब तीसरा मॉडल लेके आता हूं, किसी भी बिजनेस मैन्युफैक्चरर को उठा के लिख लो, से केमिकल इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया तो केमिकल इंडस्ट्री का नाम ले लेता हूं। अब हम क्या करते थे, हम जाके पहले चीज बेचते थे, फिर कस्टमर को कहते सर 30 दिन हो गए हैं, पैसे दे दें। वो कहता है 10 दिन बाद आए, फिर 40 दिन सर वो दे दें। अब इस मॉडल में देखो, सेलर अपनी ऑब्लिगेशन पहले फुलफिल कर रहा है, बायर बाद में कर रहा है। लेकिन बिजनेस का नॉर्म बना हुआ है कि ये मार्केट चली उधार पे रही है, वो एडवांस पे चल रही है, वो उधार पे चल रही है। कहने को दोनों पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ने वक्त के साथ साथ, मैं जब इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैं नंबर ऑफ कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री बात करता हूं। तो कुछ बिजनेसेस ने अपना एडवांस पे मॉडल सेट कर लिया, वह कुछ ने क्रेडिट पे। अब ये बात मैंने यहां क्यों समझाई? अब मैं ये बात इसलिए समझाई, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग डेट कोई भी हो सकती है। जिस तरह आप ऑटोमोबाइल में जाके कार बुक की, आपने आज की डेट में बुक की, आज क्या 21 को बुक की, कॉन्ट्रैक्ट आपका आज की तारीख में हो गया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, बाकी एलिमेंट्स पूरे हुए, आज 21 तारीख को, से फॉर एग्जांपल 21 नवंबर को, आज सलमान का टोयोटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जनाब डिलीवरी नहीं हुई या दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन अभी फुलफिल नहीं की, वो एक अलग बात है। लॉ को उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ऑब्लिगेशन अभी फुलफिल हुई है कि नहीं हुई, या तुमने ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट की डेट क्या रखी है। हमारी लॉ की नजर में आज कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया दोनों पार्टीज पे। अब अगर सलमान पेमेंट नहीं करता तो सलमान डिफॉल्टर है, और अगर टोयोटा कार डिलीवर नहीं करता तो टोयोटा डिफॉल्टर है, बिकॉज टोयोटा ने अपनी लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल ना की तो सलमान का राइट डैमेज होगा, और अगर सलमान ने एडवांस बुकिंग देके बाकी पेमेंट ना की तो टोयोटा का राइट डैमेज होगा। और जो पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करती उसको डिफॉल्टर बोलते हैं हम लोग। सिविल लॉ में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डिफॉल्टर। तो मेरा यहां समझाने, सारी कहानी से समझाने का मकसद यह था कि यह मैटर नहीं करता डिलीवरी या एग्जीक्यूशन कब हो रही है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूं और हम ये तय करें कि भाई मैं तुझे माल जो है बेटे, मैं तुझे माल बेचूंगा मार्च में, और ये कहता है अच्छा सर जब आप मार्च में बेचेंगे ना तो मैं आपको अप्रैल में 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अब दोनों ही फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं मार्च 25 का, ये अप्रैल 25 का, और कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हो रहा है, आज की तारीख में।
सो कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी वैलिड है लॉ की नजर में, एग्जीक्यूशन जब मर्जी करो, को जो मर्जी पहले करे जो मर्जी बाद में करे, वो तो तुम्हारी इंडस्ट्री का नॉर्म है, जैसे तुम तय कर लो आपस में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कुछ या सब कुछ मिक्स हो गया है? मैंने समझाना ये चाहा है कि या तो दोनों पार्टीज आपस में तय कर लें हु विल परफॉर्म फर्स्ट, या इंडस्ट्री देख लो कि कैसे चल रही है, जैसे चल रही है वैसे तुम भी चल लो। यही दो सिनेरियो होते हैं, ठीक है? या तो खुद तय कर लो या इंडस्ट्री को फॉलो कर लो, जो लीडर कर रहे हैं वही तुम भी करने शुरू कर दो, तो ये सिनेरियो होगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो एग्जीक्यूशन का फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक, अज्यूम करें आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा कि मैं मार्च में डिलीवरी करूंगा, मैं मार्च में डिलीवरी नहीं करता, तो आप क्या कहोगे? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, सलमान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, तो मतलब डिफॉल्टर हो गया। कुछ जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब मैं ये कह रहा हूं डिफॉल्टर है तो फिर पेनल्टी तो बढ़ेगी, डैमेजेस तो पड़ेंगे। अच्छा पेनल्टी नहीं होती, डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस तो बढ़ेंगे, वो बात करता हूं अभी उस पर। मैं उस पर तो अभी आया नहीं ना कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में, मैं तो अभी समझा रहा हूं कि फॉर्मेशन इज समथिंग डिफरेंट इन द आइज ऑफ लॉ, एग्जीक्यूशन इज डिफरेंट। और फिर एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा बात कहीं और से स्टार्ट हुई थी, ये बताया समझाना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि आपने आइंदा से फॉर्मेशन को एग्जीक्यूशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फॉर्मेशन हो गई, इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज आर नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन व्हाटएवर, और अगर किसी एक ने भी फुलफिल ना की दूसरा केस फाइल कर देगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो, सो परफॉर्मेंस को अलहदा रखिएगा फॉर्मेशन से। अगली बात पे आते। सर्टन इंडेफिनाइट से शुरू हुआ था। अगर मैं वही एग्जांपल एक दूं और मैं कुकिंग ऑयल वाली, और मैं कहूं अब मेरे पास, सपोज अज्यूम करें मैं सिर्फ डालडा का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और ये आके मुझे कहता है 50 कार्टन भिजवा दो, क्या मुझे और किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? नहीं। ऑल्दो इट सीम्स लाइक के टर्म्स बड़ी वेग हैं, बट रियलिटी में ये टर्म्स बहुत क्लियर हैं। सो ऑफर शुड बी सर्टन और डेफिनाइट। इज दैट क्लियर? देन ऑन ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन। बस ये लास्ट बात करते हैं। शुरू में हमारी स्पीड इसलिए स्लो रहेगी, परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं बहुत सी अदर वे बातें कर रहा हूँगा जो कि अगले चैप्टर्स में जाके कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़नी है। अभी करने का फ़ायदा क्या होता है? अभी करने का फ़ायदा ये होता है कि अभी आपकी बेस बिल्ट होना शुरू हो जाती है। केस स्टडी, एक कहानी सुनते सुनते एक बेस बिल्ट हो जाती है। कल को जब जाके हम वो प्रोविजन उस रेलिवेंट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सी बात पढ़ी, ये तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो लाइक वाइज, ठीक है? सो ओके, सो दूसरी चीज, एन ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन। बस एक मिनट कि कंडीशनल ऑफर हो सकती है। भाई बेचने वाले की मर्जी है वो किस टर्म्स पे बेचना चाहता है, वो अपनी ऑफर को जिस तरह मर्जी कंडीशन के साथ एसोसिएट कर ले। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल वो, अच्छा एक वो किसी भी किस्म की, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरी ऑफर, मैं कॉलेज के बारे से बात करूँ तो कॉलेज जब आपको एडमिशन देने लगता है तो क्या कहता है कि भाई आपके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हैं, क्योंकि अदरवाइज वो QAT का एग्जाम जो भी होता है वो एग्जाम तो आपसे कंफर्म करता है। हो सकता है वो ये कहे 60% से नीचे अगर ये QAT वाली ऑप्शन ना होती तो कॉलेज क्या पूछता कि भाई कंडीशन है एडमिशन की, ऑफर तो कर रहे हैं हम तुम्हें, लेकिन हम ऑफर तब करेंगे अगर आपके 60% मार्क्स हो। तो उसकी ऑफर है और ऑफर के साथ एक कंडीशन अटैच है। ये भी मेरी ऑफर सकते हैं। सपोज मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हूँ, मैं एक कार बेच रहा हूँ, बड़ी हॉट सेलिंग कार है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई 30% एडवांस दो, बुकिंग करा लो। आप कहोगे मार्केट तो 10% में करती है, वो करती होगी, मैं 30% करता हूं। मेरी ऑफर है 30% एडवांस के साथ बुकिंग होनी है। सो मेरी ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो पहले कंडीशन कंप्लाई करो। अगर तुमने कंडीशन कंप्लाई ना की तो समझ लो मेरी ऑफर, तुम्हारी एक्सेप्टेंस क्या होगी? वैलिड नहीं होगी। देखो कॉन्ट्रैक्ट बहुत दूर की बात है कि हम कहें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। भाई पहले तो हमें टर्म्स एलिमेंट्स देखने के, क्या एलिमेंट्स भी वैलिड है या नहीं है। फिर ये बहुत जरूरी है कि कंडीशन कम्युनिकेट भी होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंडीशंस कम्युनिकेट भी होनी चाहिए, ठीक है? इस पे कल बात करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे आने शुरू हो गए, ठीक है? अल्लाह ताला सबको समझ फरमाए। प्लीज अभी ये जो बातें मैं करता जा रहा हूँ इनको घर जाके थोड़ा सा रिकॉल किया करो, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने क्या अदर देन बुक पढ़ा है, ठीक है?